सरकार पूरे तरीके से परास्त हो गई है, डिफीट उसको मिल गई है। पार्लियामेंट में, संसद में जितने लोगों ने हाँ किया उनकी तादाद थी 278, जिन लोगों ने ना किया उनकी तादाद थी 211। आप पहले तो इस हार को किस तरह से देख रहे हैं? कि इस देश के जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन है उसको डिस्टॉर्ट करने की एक बहुत चालाक कोशिश जो हो रही थी उसे रोक दिया गया। सेंसस से पहले ही डिलिमिटेशन को शुरू करके उसके बहाने पूरे देश की कॉन्स्टिट्यूएंसीज का नक्शा बिगाड़ने का जो खेल था वो खेल कुछ समय के लिए फिलहाल टल गया है, रोका है, टला है, खत्म नहीं हुआ है। महिला कार्ड जो खेल रहे हैं, कुछ लोगों का शक जा रहा है कि पश्चिम बंगाल को एक संदेश देने के लिए, क्योंकि वहां ममता बनर्जी का एक बड़ी तादाद में महिलाएं, मैंने खुद भी देखा है वाकई कि महिलाएं उनके साथ उनके पीछे रहती हैं। क्या इतना बड़ा खेल है? मुझे नहीं लगता कि ये खेल पश्चिम बंगाल में चल सकता है। देखिए, अगर आप महिला आरक्षण में आपकी वाकई दिलचस्पी थी तो आपको केवल एक लाइन का संशोधन पास करने की जरूरत थी, आर्टिकल 334A1। उसमें से डिलिमिटेशन और सेंसस ये दो शब्द निकाल दीजिए, महिला आरक्षण कल से लागू हो जाता। विपक्ष ये कह रहा था, राहुल गांधी ने ऑफर किया, विपक्ष के बाकी नेताओं ने ऑफर किया, आप ये कर दीजिए, कल से लागू हो जाएगा। तो विपक्ष कुछ लोग इसको उत्तर प्रदेश चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं कि जो 26 में हो रहा है 27 में रिपीट होगा। मैं जानती हूँ आप कहेंगे ये तो दूर की कौड़ी है, लेकिन कितनी भी दूर की कौड़ी हो, अगर फेंकी जाए लग भी सकती है कभी। इससे बीजेपी को उत्तर प्रदेश के चुनाव में कोई फायदा नहीं होने वाला। अब तक बीजेपी ने खुलकर बेशर्मी से ये नहीं कहा कि हम उत्तर भारत का जो वजन है बढ़ाना चाहते हैं और दक्षिण और पूर्व भारत का वजन घटाना चाहते हैं। अगर वो कहती है तो उत्तर प्रदेश में फायदा ले सकती है, लेकिन उसका पूरे देश में बहुत बड़ा नुकसान होगा। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खारम शेरवानी। बेहद ऐतिहासिक ये दिन है। आप जानते हैं विमेंस रिजर्वेशन बिल पर चर्चा हो रही थी, जिसके लिए सरकार ये कह रही थी कि महिलाओं को एडजस्ट करने के लिए, उनको उनका अधिकार देने के लिए बहुत जरूरी है कि डीलिमिटेशन किया जाए। और सीटें जिस तरह से बढ़ाने की प्लानिंग थी उसमें साउथ इंडिया को खासकर पूरे तरीके से हाशिए पर फेंकने की तैयारी थी। लेकिन ऐतिहासिक दिन है, मैं यहाँ पर कंफर्म कर सकती हूँ इस बात को कि सरकार पूरे तरीके से परास्त हो गई है, डिफीट उसको मिल गई है। पार्लियामेंट में, संसद में जितने लोगों ने हाँ किया उनकी तादाद थी 278, जिन लोगों ने ना किया उनकी तादाद थी 211। एब्सटेन किसी ने भी नहीं किया, 489 लोगों ने वोट किया। आप जानते हैं कि 292 सरकार की तादाद है संसद में, उसके बावजूद यानी उसके खुद के जो सांसद थे उन्होंने भी उसको पूरी तादाद में वोट नहीं किया। क्या मायने हैं इसके? क्यों सरकार हारी है संसद में? और ऑपोजिशन कह रहा है कि ये अंत की शुरुआत है, बिगिनिंग ऑफ द एंड, ये कहना है ऑपोजिशन का। योगेंद्र यादव जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इस मुद्दे पर चर्चा के लिए। योगेंद्र जी, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, समझ में नहीं आता कि आप पहले तो इस हार को किस तरह से देख रहे हैं? अल्फा, सच कहूं तो मैं कोई बहुत खुश नहीं। ये बीजेपी सरकार की जरूर हार है। ये ऑपोजिशन की जीत नहीं है, अभी इस देश की जनता की जीत नहीं। बस राहत है, और राहत मैं इस लिहाज से महसूस करता हूं कि इस देश के जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन है उसको डिस्टॉर्ट करने की एक बहुत चालाक कोशिश जो हो रही थी उसे रोक दिया गया है। कि दक्षिण भारत या पूरा देश का जो संघीय संतुलन है, फेडरल बैलेंस जो है, उसको बिगाड़ने का जो खेल था उसे रोक दिया गया है। और सेंसस से पहले ही डिलिमिटेशन को शुरू करके उसके बहाने पूरे देश की कॉन्स्टिट्यूएंसीज का नक्शा बिगाड़ने का जो खेल था वो खेल कुछ समय के लिए फिलहाल टल गया है, रोका है, टला है, खत्म नहीं हुआ है। ये सारा मामला एक साल बाद आएगा। मगर हाँ, राहत इस बात की है कि एक तो ये सब चीजें आज नहीं हुई, आज हो जाती तो बहुत खतरनाक था। और खास तौर पे वो चीज जिसके प्रति बहुत कम लोगों का ध्यान गया, कि ये सारे मामले को संविधान से बाहर लाके कानूनी दर्जा देने का खेल था, जिसका मतलब है कि भविष्य में जो सरकार जब चाहे राज्यों का हिस्सा बदल सकती थी, उससे हम बच गए। ये बहुत अच्छी चीज है। राहत की बात अगर पॉजिटिव इसमें देखें तो पॉजिटिव मैं ये जरूर देखता हूं कि इस मुद्दे पे सारा विपक्ष एक रहा। आखिरी दिन तक अफवाह चल रही थी, देखना वो एब्सटेन कर जाएगा, देखना वो तो वॉकआउट कर जाएंगे, बीजेपी को कुछ देंगे, क्योंकि एक तरह से ये मानसिकता बन गई है
कि हो ना हो, मोदी और शाह ने अगर सोच लिया है तो कुछ ना कुछ तो पेच होगा, कोई ना कोई तो खेल होगा, और देखना ये करवा ही लेंगे। वो नहीं हुआ। ये अपने आप में बहुत आत्मविश्वास देने की बात है। पूरा विपक्ष, जिसमें मैं समाजवादी पार्टी की खास तौर पे दाद देता हूं, क्योंकि समाजवादी पार्टी उस उत्तर प्रदेश से है जिसको पहली नजर में इस तरह के डिलिमिटेशन से फायदा हो सकता था। लेकिन समाजवादी पार्टी इस सवाल पे एक साथ रही, सभी पार्टियां एक साथ रही, और ये जो खेल था उस खेल को समझ लिया और इसको नाकाम कर दिया। तो इसे मैं राहत कहूंगा, ना तो संतोष और ना ही खुशी फिलहाल। जी हाँ, मैं आपसे ज़रूर इस बात में एक कमेंट चाहती हूँ योगेन जी के जो विपक्ष कह रहा है कि अंत की शुरुआत, आप इस तरह की राजनीति में इस तरह को नहीं देखना चाहते कि ये अंत की शुरुआत है, क्योंकि कहा जा रहा है कि मार्क माय वर्ड्स, मार्क दिस डेट, कि इस तारीख को लिख लीजिए, दीवार पे इस बात को लिख लीजिए, अंत की शुरुआत हो चुकी है, जहां सरकार के खुद के भी सांसद उसके साथ नहीं है। वाकई ये बात तो हैरान करने वाली है। क्या इस बात ने आपको हैरान नहीं किया कि ये फाइट ज्यादा क्लोज होनी थी, उतनी नहीं हुई? जी हाँ, इनके पास कुल मिला के 300 के करीब सदस्य हैं, और सिर्फ 280 के करीब इनके लिए इस वक्त वोट दिए हैं, तो जाहिर है 20 लोग नहीं आए। लेकिन इसको एक और तरीके से भी देखा जा सकता है। देखिए, इस वक्त दिक्कत ये हो गई है हम लोगों की कि हम इतनी हार की आदत हमें हो गई है कि बीजेपी 2/3 न ले पाई, इसको भी हम एक अपनी विजय की तरह देखने लग गए हैं। अब मैं चाहता हूं हम अपनी एम्बिशंस थोड़ा बढ़ाना शुरू करें, बीजेपी को। और ये हो सकता है जो लोग 15-20 नहीं आए, ऐसा नहीं कि इनके लोगों ने इनके खिलाफ वोट दिया, लेकिन हुआ ये है कि इन्हें कल रात तक पता लग गया होगा कि देखो हम जीत तो रहे नहीं। तो फिर वो आखिर में होता है ना कि जो एम्बुलेंस से किसी को बुलाना, किसी को स्ट्रेचर के ऊपर लेके आना, ये सब काम उन्होंने नहीं किए, तो 5-10 लोग रह गए होंगे। मोटे तौर पे असली बात यह है कि विपक्ष टूटा। विपक्ष को तोड़ने का जरूर कुछ खेल किया गया होगा, जरूर कोई तिकड़म रही होगी, वो तिकड़म कामयाब नहीं हुई। मैं अभी से ये नहीं कहूंगा कि ये अंत की शुरुआत है। मैं चाहता हूं इस गैर लोकतांत्रिक, इस देश के संविधान, इस देश की बुनियाद पे हमला करने वाले इस तंत्र का अंत हो। मुझसे और आपसे ज्यादा और कोई शायद न चाहता होगा कि अंत हो, लेकिन चूंकि मैं शिद्दत से महसूस करता हूं कि यह अंत होना चाहिए, इसलिए मैं किसी छोटी बात से बहुत ज्यादा तसल्ली लेने को तैयार नहीं हूं। बस ये है कि हाँ, आपको 1 साल का वक्फा मिल गया है। एक बिल्कुल। साल का वक्फा मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि देखिए, ये सब सवाल 1 साल बाद दोबारा आने ही वाले हैं। जब जब सेंसस उस होगा उसके बाद फिर से दोबारा सवाल आएगा ये। जी, तो इसलिए हमें दर्शकों के लिए मैं समझा दूं, क्योंकि दर्शकों को ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज लगती है। अरे साहब, एक तो विमेन्स रिजर्वेशन, डिलिमिटेशन, हम्म। ये और साथ में कॉन्स्टिट्यूशन सेंसस, ये अमेंडमेंट। क्या लफड़ा, क्या कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, हम्म। मोटी बात ये है कि हमारे देश में संसद में, लोकसभा में किस राज्य को कितनी सीटें मिले, ये सवाल पिछले 50 साल से इस पे ढक्कन लगा हुआ था। बीजेपी चाहती थी कि इस ढक्कन को उठा दिया जाए, ताकि अभी चालाकी से इसको बदल दिया जाए। आ, वो साजिश नाकामयाब रही, लेकिन ये ढक्कन अपने आप अगले साल खुलेगा। क्योंकि जो ढक्कन बंद किया गया था 2001 में, 25 साल के लिए किया गया था, और उस वक्त लिखा यह गया था कि 2026 के बाद जब पहला सेंसस होगा, उस पहले सेंसस के रिजल्ट्स जब आएंगे, उसके आधार पर ही सीटों का नया बंटवारा हो सकेगा। उसके आधार पर ही सीटों की जो बाउंड्री है वो भी नए तरीके से बनाई जाएगी। जिसका मतलब यह कि मोटे तौर पे समझ लीजिए, अक्टूबर 2027 तक ये मामला टल गया। हम्म। मगर अक्टूबर 27 के बाद क्या होगा? आज अमित शाह जी जो बोले, उससे तो लगता है कि वो ऐसा कह रहे थे कि देखिए, 27 के बाद तो डिलिमिटेशन करने का हमारे पास टाइम नहीं बचेगा। लेकिन मैं जल्द ये मानता नहीं। देखिए, ये सरकार इन तमाम चीजों में बहुत शातिराना तरीके से काम करती है, और ये भी पॉसिबल है कि ये कहें कि ठीक है, अक्टूबर 27 में अगर हमें रिजल्ट्स मिलते हैं सेंसस के, तो कोई ऐसा डिलिमिटेशन कमीशन बना दें। भाई, क्या चाहिए? एक जज चाहिए, एक ज्ञानेश कुमार चाहिए, ये दो ही तो लोग चाहिए ना। ज्ञानेश कुमार तो है ही है, बस एक जज और साहब और चाहिए। और कुछ ऐसा इंतजाम कर दिया जाए कि 1 साल के अंदर वो रिपोर्ट आ जाए, और वो कहेंगे देखिए, आईटी की मदद से, एआई की मदद से अब देश आगे बढ़ गया है, हमने रिपोर्ट 1 साल में तैयार कर दी है। तो खतरा टला है, अभी खत्म नहीं हुआ है। और हाँ। मेरे मेरे मन में दो सबसे बड़े खतरे थे। हम्म। एक, तीन। एक जिसका जिक्र किया जा रहा था सब लोगों के द्वारा कि भाई ये तो
दक्षिण का शेयर घटा देंगे, दूसरे राज्यों का घटा देंगे। हालांकि मामला केवल दक्षिण उत्तर का नहीं था, लेकिन मोटे तौर पे बीजेपी जिन राज्यों में मजबूत है उनकी सीटों की संख्या बढ़ जाएगी, और जिन राज्यों में कमजोर है उसकी सीटों की संख्या घट जाएगी। इस चीज की चिंता थी, इसके बारे में काफी चर्चा हुई। दूसरी चिंता ये थी जो मैंने अभी जिक्र किया, कि ये मामला संविधान से ही बाहर निकाल लिया जाएगा, जो कि प्रस्ताव ये कर रहे थे कि आगे से सीटें बांटने का आधार कौन सा सेंसस होगा, ये फैसला सरकार संसद में सामान्य बहुमत से करवा सकेगी। ये बहुत खतरनाक बात थी, ये रुकी। लेकिन तीसरा एक और खतरा था जिसके बारे में जिक्र किया, गौरव गोगोई ने किया, कुछ लोगों ने किया, वो ये कि ये जो परिसीमन होगा, यानी कि नए तरीके से हर लोकसभा की बाउंड्री ड्रॉ की जाएगी, जो कि होगी 2 अक्टूबर के बाद। उसमें सबसे बड़ा डर ये है कि जो असम में खेल हुआ, जो जम्मू कश्मीर में खेल हुआ, वो खेल अब पूरे देश में खेला जाएगा। और खेल ये है कि साथ में इलेक्शन का रिजल्ट लेके बैठते हैं, अच्छा इस इलाके में वोट अच्छे मिले थे, अच्छा तो इसको 2 को जोड़ दो, यहां वोट अच्छा नहीं मिला था, अच्छा इसको बाहर निकाल दो। इस तरीके से असम में परिसीमन हुआ है, वो बिल्कुल पूरे देश में दोहराया जाएगा। ये खतरा अभी भी, ये तलवार हमारे सर बना पे हुआ है। टंगी हुई है। लेकिन योगेन जी, इसमें मुझे याद आ रहा है कि जो श्रीनगर के एमपी हैं आगा रुहुल्ला, उन्होंने आपकी बात को ही बिल्कुल तायद की, उस बात की, और कहने लगे कि बहुत स्पाइट के साथ, एक तरह से चिढ़कर उन्होंने कहा कि मैं तो चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल भी कश्मीर बने, मैं तो चाहता हूं उत्तर प्रदेश भी कश्मीर बने, मैं चाहता हूं तमिलनाडु। यानी वो ये कहना चाह रहे थे कि जो जख्म और जो दंश सहा है कश्मीर ने, वो इन तमाम राज्यों को जब मिलेगा तब पता चलेगा कि कश्मीरी होने के क्या मायने, या कश्मीर में जीने के और राजनीति करने के क्या मायने। मेरे पास कई सारे सवाल इकट्ठे हो गए हैं। सबसे पहले शुरुआत करती हूँ इस सवाल से। ये बताइए कि जब सरकार को पता था कि वो हारेगी, हमसे और आपसे ज्यादा जो चाणक्य हैं, वो तो चाणक्य वहां बैठे हैं पार्लियामेंट में, उनको खुद प्रियंका गांधी ने कह दिया कि भाई चाणक्य को भी जो है थोड़ी सी शर्म आ जाएगी, चाणक्य भी हैरान हो जाएगा कि मुझसे बड़ा चाणक्य है। तो क्यों लेकर आए? ये हारने वाले लोगों में से तो है नहीं, क्यों लेकर आए बिल? आप सच पूछें तो मुझे अभी तक इसका पूरा उत्तर समझ नहीं आता। एक छोटा खेल तो ये हो सकता है कि अब जाएंगे बाहर, डुगडुगी बजाएंगे, महिलाओं के विरुद्ध, महिला के आरक्षण को रोक दिया इत्यादि। ये बात तो ज्यादा देर टिकेगी नहीं। खैर, मतलब प्रोपेगेंडा करने के लिए पर्याप्त है सारी बातें, लेकिन ये बात टिकेगी नहीं, क्योंकि विपक्ष ने तो बिल्कुल साफ कह दिया था कि आप केवल और केवल महिला आरक्षण को तत्काल लाने का एक बिल लाइए, हम उसका समर्थन कर देंगे। तो ये बात तो ज्यादा टिकेगी नहीं। और वैसे भी देखिए, महिलाओं को 10,000 रुपए दे के आप वोट ले सकते हैं, वो उसका अलग मामला है। ये कहना कि आपको आरक्षण दिया, अगर महिला आरक्षण के नाम पे इस देश की महिलाएं वोट देती तो सन 1996 से अब तक ये अटका ना होता मामला। तो ये तो मुझे नहीं लगता कि ये बात बहुत ज्यादा चल सकती है। ऐसा कुछ, मतलब ये इससे कोई बहुत बड़ा वोट मिलने वाला है। ये हो सकता है कि किसी चाणक्य ने अपनी ज्यादा चालाकी में समझ लिया हो कि इसको तमिलनाडु और बंगाल के चुनाव के एग्जैक्टली 1 हफ्ता पहले करवा दो। उनके आधे से ज्यादा एमपी तो आ ही नहीं पाएंगे, कौन आएगा वोट देने के लिए, वो तो अपना इलेक्शन में बिजी होंगे। किसी और पार्टी के साथ हम थोड़ी सी सेटिंग कर लेंगे कि भाई तुम जरा वॉकआउट कर जाना, और ऐसे में 2/3 है तो नहीं, लेकिन 2/3 निकाल लेंगे। वो हो सकता है, मैं नहीं जानता। बहुत अजीब सोच होती, लेकिन अजीब सोच भी है इस देश में, मतलब जो कहते हैं ना, लेकिन आप शर्मिंदगी टू से क्लेवर बचने के बाय लिए, हाफ। शर्मिंदगी हाँ। से बचने के लिए विड्रॉ भी तो कर सकते थे इस बिल को अमित शाह। जी, मेरे ख्याल में अंत में इन्होंने सोचा होगा, क्योंकि पता है इस लोकसभा में तो इस बार लाएं, 1 साल बाद लाएं, 1.5 साल बाद लाएं, परिणाम तो यही निकलना है। तो सोचा होगा कि चलिए अब जो कुछ हो गया, अब इसका फायदा ही उठाया जाए। एक तीसरी चीज हो सकती है जो राहुल गांधी ने अपने स्टेटमेंट में इशारा किया। अब ये 16 क्या है मैं तो नहीं जानता, वो बार बार कह रहे थे कि 16 नंबर से पता लगेगा। मगर हम्म। इशारा कुछ ये था, बाकी साधारण भाषा में कहूं तो इशारा कुछ ये था कि कुछ बड़े खुलासे का इस सरकार को डर है, और उस खुलासे का हो सकता है कोई ना कोई महिलाओं से संबंध हो, जिसके लिए आप पहले से ये बैकग्राउंड बना के रखें कि देखिए साहब, हम तो महिलाओं के लिए इतना कुछ बड़ा करने वाले थे। ये हो सकता है, लेकिन ये कयास है, मेरे पास इसका कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन बात आपकी सही है, पूछना तो चाहिए कि भाई जो मैच आपने हारना था उसका इतने गाजे बाजे के साथ क्यों आयोजन किया आपने। मैं जी तो हाँ। वाकई योगेन जी, समझता अब हूँ। मैं आना चाहती हूँ अमित शाह की स्पीच पर। उनकी स्पीच काफी, मैं कहूंगी एक तरह से, कई मुहाने पर देखा जाए तो बड़ी अजीब सी भाषा में वो बात कर रहे हैं, हिंदू माइथोलॉजी को ले आते हैं,
कांग्रेस पार्टी और बाकी विपक्ष को एक राक्षसों की तरह दिखाते हैं, अपने आप को दिखा रहे हैं बहुत बड़े महात्माओं की तरह कि ये तो महिलाओं के भगवान हैं, इन्होंने ट्रिपल तलाक पे कानून बना दिया, कहते हैं हमने तो मुर्मू को महामहिम मुर्मू बना दिया, यानी एहसान भी जता रहे हैं, सोचिए कि पूरी ट्राइबल कम्युनिटी पे, पूरी महिला जाति पर। तो इस तरह के भाषण दे रहे हैं और बहुत ही कन्विंस्ड वो नजर आ रहे हैं कि जो वो करना चाहते हैं वो करके रहेंगे। ऐसे में जैसे आप ये कह रहे हैं, मैं भी इसमें बिल्कुल कन्विंस्ड हूं कि वाकई कोई महिला वोट बैंक नहीं है भारत में। वोट बैंक कोई बहुत अच्छा शब्द नहीं है, लेकिन फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, कि मतलब महिला के नाम पर या महिलाएं खुद अपने नाम पर भी वोट नहीं देती हैं कि ये पार्टी बहुत हमें हमारे लिए बहुत हमदर्दी रखती है तो चलिए हम वोट देंगे। तो ये भुलावे में ना तो हम हैं, ना आप हैं, ना अमित शाह हैं। तो फिर ये महिला कार्ड जो खेल रहे हैं, कुछ कुछ लोगों का शक जा रहा है कि पश्चिम बंगाल को एक संदेश देने के लिए, क्योंकि वहां ममता बनर्जी का बड़ा एक बड़ी तादाद में महिलाएं, मैंने खुद भी देखा है वाकई कि महिलाएं उनके साथ उनके पीछे रहती हैं। क्या इतना बड़ा खेल है? मुझे नहीं लगता कि ये खेल पश्चिम बंगाल में चल सकता है। देखिए, महिला का वोट बैंक कुछ कुछ इस देश में बनना शुरू हुआ है, लेकिन जैसा मैंने कहा, विपक्ष के लोग जाएंगे, कहेंगे भाई हम तो तैयार थे महिला आरक्षण के लिए, इन्हीं लोगों ने नहीं किया। 2 मिनट में समझा देंगे वो बात जो मैं आपके साथ भी कई बार कर चुका हूं, कि अगर आप महिला आरक्षण में आपकी वाकई दिलचस्पी थी तो आपको केवल एक लाइन का संशोधन पास करने की जरूरत थी, आर्टिकल 334A1। उसमें से डिलिमिटेशन और सेंसस ये दो शब्द निकाल दीजिए, महिला आरक्षण कल से लागू हो जाता। विपक्ष ये कह रहा था, राहुल गांधी ने ऑफर किया, विपक्ष के बाकी नेताओं ने ऑफर किया, आप ये कर दीजिए कल से लागू हो जाएगा। तो विपक्ष के नेताओं के पास भी कहने को बहुत कुछ है महिलाओं के पास, ऐसा नहीं है कि केवल इनके पास। और इससे बंगाल के चुनाव पर असर होगा, ये बहुत दूर की कौड़ी है। और खास तौर पे आप ममता बनर्जी की महिला वोटर को ये बता पाएंगे कि ममता बनर्जी की पार्टी ने महिला आरक्षण के लिए वो नहीं किया है, बहुत दूर की कौड़ी है। मैं नहीं समझता कि इसका बंगाल के चुनाव पे कोई बुनियादी असर पड़ने वाला है। ममता बनर्जी ने बहुत जम के वहां मुकाबला किया है, और आज की स्थिति से एक मायने में ममता बनर्जी अपने इलाके में कह रही है कि देखिए, इनकी डिलिमिटेशन के बहाने बंगाल के 3 टुकड़े करने की साजिश थी। मैं भी नहीं समझ पाया कि ये क्या मामला है, लेकिन ममता बनर्जी ये बात कह रही हैं, बहुत विश्वास के साथ कह रही हैं। तो वो तो कल से जाके डुगडुगी बजाएंगी कि देखिए बंगाल को तोड़ने की साजिश, क्योंकि बंगाल में बंग भंग जो है ये बहुत ही गहरा, इसका एक बहुत गहरा मुहावरा है जो 100 साल हम्म। से ज्यादा पुराना है। तो ये बंग भंग करने की साजिश थी जिसको मैंने टाल दिया। तो उन्हें क्या नुकसान होगा? ममता बनर्जी को तो फायदा ही हो सकता है इससे। सिद्धार्थ वरदराजन का एक ट्वीट है और बहुत ही मुझे लगता है बड़ी यूनिक अनोखी सी बात कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई महिलाओं की भलाई भलाई तो इसमें कोई मायने नहीं रखता। वो ये कह रहे हैं, अंग्रेजी में डिस्प्लेसमेंट शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि पुरुष डिस्प्लेस ना हो जाएं इसलिए और सीटें बढ़ाइए, यानी पुरुषों को, पुरुष कुछ नहीं खोएंगे, सिर्फ महिलाओं को छोटी सी जगह मिलेगी। ये सब करने के लिए एक चाल है। वो सीधे तौर पे ये कह रहे हैं कि इंक्रीजिंग सीट्स फ्रॉम 543 टू 850 इज जस्ट टू इंश्योर मेल एमपीज आर नॉट डिस्प्लेस्ड। और वो अमित शाह के भाषण का जिक्र कर रहे हैं कि उनके ये जो आलेख उन्होंने लिखा, उसके बाद अमित शाह जो कह रहे हैं वो सिर्फ उनकी बात पर मोहर ही लगा रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है। आप ही बताइए, 1.5 गुना का सारा मामला शुरू कहां से होता है? ये 1.5 गुना का आंकड़ा एग्जैक्टली यही आंकड़ा है कि भाई, बेसिकली बार बार जब भी महिला आरक्षण की बात आती है उसमें किंतु परंतु और पेंच लगता है। और पेंच इसलिए लगता है कि मर्दों को, मर्द एमपीज को ये एश्योर किया जा सके। तो खेल डबल होता है। एक तो खेल ये कि महिलाओं को ये मैसेज जाए कि हाँ हाँ हम तुम्हारे लिए कुछ करना चाहते हैं, और आंख मारते हुए पुरुषों को मैसेज जाए कि तुम चिंता ना करो ना, अभी तो कुछ नहीं होगा, या अगर होगा भी तो तुम्हारा कोटा कम नहीं होगा। ये खेल है सारा। सिद्धार्थ बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये 50% इंक्रीज का मामला मतलब ये है कि जो महिलाएं आएंगी वो एडिशनल कोटा से आएंगी। तुम मत सोचो, अगर 100 थे, 100 को आपने 150 कर दिया, जिसका मतलब 150 का 1/3 क्या है? 50। तो जिसका मतलब है पुरुष एमपीज को बताया जा रहा है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारा इतना का इतना ही रहेगा। ये सारा खेल था। ये सारा मेरी खेल बिल्कुल नहीं आखिरी हो पाया, सवाल। ये अच्छी बात जी हाँ। है जी। बिल्कुल आखिरी सवाल आपसे कि कुछ लोग इसको उत्तर प्रदेश चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं कि जो 26 में हो रहा है 27 में रिपीट होगा। मैं जानती हूँ आप कहेंगे ये तो दूर की कौड़ी है, लेकिन कितनी भी दूर की कौड़ी हो, अगर फेंकी जाए लग भी सकती है कभी। इससे बीजेपी को उत्तर प्रदेश के चुनाव में कोई फायदा नहीं होने वाला। आ, अगर बीजेपी बहुत एग्रेसिव होकर ये बात कहना शुरू करे
जो कि अब तक उसने नहीं कही। हालांकि अमित शाह की बातचीत में आज टोन था, कहीं कहीं पे वो वन पर्सन वन नेशन वन वैल्यू, ये सब टोन था। अगर बीजेपी उत्तर प्रदेश चुनाव में छाती ठोक के कहना शुरू करे कि हम तो उत्तर प्रदेश की सीटें अनुपात के से ज्यादा बढ़ाना चाहते थे और इन लोगों ने करने नहीं दिया, तो बीजेपी को फायदा हो सकता है। लेकिन याद रखिए, ये कहने का मतलब है कि इस स्टेटमेंट को लोग कर्नाटका में कोट करेंगे, इसको आंध्र प्रदेश में कोट करेंगे, इसको तमिलनाडु, केरला, बंगाल, उड़ीसा सब जगह कोट किया जाएगा। अब तक बीजेपी ने खुलकर बेशर्मी से ये नहीं कहा कि हम उत्तर भारत का जो वजन है बढ़ाना चाहते हैं और दक्षिण और पूर्व भारत का वजन घटाना चाहते हैं। अगर वो कहती है तो उत्तर प्रदेश में फायदा ले सकती है, लेकिन उसका पूरे देश में बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो बीजेपी का खेल ये था कि मुंह से बोलते जाओ 50% सबको, लेकिन अंदर से ऐसी व्यवस्था कर दो कि बदल जाएगा। वो खेल पकड़ा गया, वो नाकामयाब हुआ। इस पर हम थोड़ा संतोष कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका योगेंद्र यादव जी। लेकिन राहत जो है वो सिर्फ कुछ ही दिनों की है, अब ना सही तो तब सही, आज नहीं तो कल या परसों फिर वो मुद्दा आएगा, लेकिन तब की तब देखी जाएगी। फिलहाल तो कम से कम ये बात निपट गई है और विपक्ष के लिए कम से कम कहने के लिए, एक नैरेटिव के लिए भी तो उसको कम से कम कुछ मौका मिल गया। फिर से आपकी बात में दोहराना चाहती हूँ, हमारा आपका कोई निजी फायदा नहीं है किसी पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिशियन को हराने में, लेकिन आप और हम जैसे लोग जो लोकतंत्रवादी लोग हैं वो समझते हैं कि एक पार्टी का रूल, एक व्यक्ति का रूल, एक विचारधारा का रूल बहुत लंबे समय तक किसी देश में हो तो वो देश तानाशाही की तरफ बढ़ता है। इसलिए अच्छे और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है कि हर ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टियों को चांस मिले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका योगेंद्र जी। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।